Audio Jungle। हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। रीट एग्ज़ाम 2021 लेवल 1 के लिए ये हम यहाँ पर मॉडल पेपर देख रहे हैं। 2021 की रीट में आया है ये लेवल 1 में बाल विकास एवं शिक्षण विधियाँ। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर कुल 30 क्वेश्चन हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, तभी आप सही विकल्प का चयन कर पाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? मानव विकास आजीवन चलता रहता है। यद्यपि दो व्यक्ति बराबर नहीं होते, किंतु सभी सामान्य बालकों में विकास का क्रम एक सा रहता है। यह कथन विकास के किस सिद्धांत की ओर संकेत करता है? ये आपको यहाँ पर बताना है साथियों। तो चार विकल्प यहाँ पर देखो, चार विकल्प है। पहला विकल्प है सतत विकास का सिद्धांत, दूसरा है परस्पर संबंध का सिद्धांत, और तीसरा क्या है? समान प्रतिरूप का सिद्धांत, और चौथा सामान्य से विशिष्ट अनुक्रियाओं का सिद्धांत। तो इनमें से आपको बताना है सही विकल्प क्या होगा। तो साथियों यहाँ पर इसका जो सही विकल्प हो जाएगा, विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होने वाला है। समान प्रतिरूप का सिद्धांत है ये। इसी प्रकार हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है? जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था है उसके बारे में आप यहाँ पर देखेंगे। तो देखो यहाँ पर संवेदीय पेशीय अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, उत्तर संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की जो अंतिम अवस्था है वो कौन सी है साथियों? यहाँ पर याद रखें, विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था है ये अंतिम अवस्था। और साथियों इसके बारे में आपको ये भी याद रखना है, इसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। 12 के बाद आप इसे मान सकते हैं, 12 वर्ष के बाद, यानी 12 के बाद इस अवस्था में किशोर मूर्त के साथ साथ अमूर्त चिंतन करने योग्य भी हो जाता है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? इसे तार्किक चिंतन की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और साथियों इस अवस्था में किसका विकास हो जाता है? तो इसके बारे में आप याद रखें। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आपको क्या याद रखना है? तो दोस्तों यहाँ पर आपको ये याद रखना है, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, निरीक्षण शक्ति, तार्किक शक्ति, समस्या समाधान आदि मानसिक योग्यताओं का पूर्ण विकास हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है? तो यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन है आनुवांशिकी के जनक है। कौन है आनुवांशिकी के जनक? तो यहाँ पर आपको एक नाम दिखाई दे रहा होगा, मेंडल का, जिसने मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा साथियों। चौथा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? ये आपको यहाँ पर बताना है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत अब्राहम मैस्लो, सिगमंड फ्राइड, कार्ल रोजर्स, जीन पियाजे। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? सिगमंड फ्राइड हो जाएगा साथियों। यहाँ पर विकल्प भी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। इस सिद्धांत के अनुसार आपको क्या याद रखना है? तो साथियों फ्राइड ने सर्वप्रथम मन की 3 दशाएं बताई। और 3 दशाएं कौन कौन सी? चेतन, अचेतन, अर्धचेतन। ये इन्होंने 3 दशाएं बताई मन की, ये आपको यहाँ पर याद रखना है। सिगमंड फ्राइड के बारे में आपको ये भी याद रखना है, इसका एक और सिद्धांत है मनोलैंगिक विकास सिद्धांत। इसमें इन्होंने बताया है व्यक्ति के मनोलैंगिक विकास की 5 अवस्थाओं का इन्होंने क्या किया? जिक्र किया है साथियों। 5 अवस्थाएं बताई है इन्होंने मनोलैंगिक विकास सिद्धांत में। तो ये भी जानकारी आप यहाँ पर याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? बुद्धि लब्धि आपको यहाँ पर बताना है।
100, 90, 120, 110। तो यहाँ पर एक 10 वर्षीय बालक की मानसिक आयु 12 है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? तो 10 × 12 करेंगे यहाँ पर, तो आपका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प सी हो जाएगा साथियों, 120। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन है, अल्बर्ट बांडुरा द्वारा प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है। अल्बर्ट बांडुरा का जो प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है वो क्या है? यहाँ पर शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, संज्ञानात्मक सिद्धांत, अंतर्दृष्टि अधिगम या सामाजिक अधिगम सिद्धांत। तो अल्बर्ट बांडुरा का जो प्रस्तावित अधिगम का सिद्धांत है वो क्या है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? अल्बर्ट बांडुरा सामाजिक अधिगम सिद्धांत हो जाएगा इसका। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही है। और यहाँ पर आपको याद रखना है, ये जो अल्बर्ट बांडुरा है ये कहाँ का है? कनाडा का है साथियों। और इसने सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत क्या बताया? सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने क्या बताया? दूसरों को देखकर उनके अनुरूप व्यवहार करने के कारण अथवा दूसरों के व्यवहारों को अपने जीवन में उतारने तथा समाज द्वारा स्वीकृत व्यवहारों को धारण करने तथा अमान्य व्यवहारों को त्यागने के कारण ही यह सामाजिक अधिगम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखो, रेमंड केटल द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? रेमंड केटल के द्वारा कितने व्यक्तित्व कारक प्रस्तावित किए गए? तो यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे साथियों? विकल्प सी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, विकल्प सी। यानी रेमंड केटल के द्वारा व्यक्तित्व कारक 16 प्रस्तावित किए गए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मास्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में सम्मिलित नहीं है? जो यहाँ पर सम्मिलित नहीं है वो बताना है मैस्लो के अनुसार। यानी मैस्लो की आवश्यकताओं के पदानुक्रम में जो सम्मिलित नहीं है वो क्या है? यहाँ पर दैहिक आवश्यकताएं, व्यक्तिवाद, समूहवाद, स्नेह एवं संबद्धता, आत्मसिद्धि। यहाँ पर हो जाएगा विकल्प बी, व्यक्तिवाद एवं समूहवाद। ये सम्मिलित नहीं है साथियों। 9वां क्वेश्चन है, एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? एक व्यक्ति में एक समय पर दो विपरीत इच्छाओं का होना क्या कहलाता है? द्वंद्व, कुंठा, चिंता, दबाव। तो यहाँ पर आप क्या बताएंगे? एक व्यक्ति में एक समय में दो विपरीत इच्छाओं का होना, तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? ये विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? यहाँ पर द्वंद्व हो रहा है साथियों, द्वंद्व। तो विकल्प ए आपका यहाँ पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्टीफेन कोरे से संबंधित है? आधारभूत अनुसंधान, व्यवहारात्मक अनुसंधान, वैज्ञानिक अनुसंधान, क्रियात्मक अनुसंधान। स्टीफेन कोरे से संबंधित है, तो यहाँ आपका सही विकल्प क्या होने वाला है? विकल्प आपका यहाँ पर हो जाएगा साथियों डी, क्रियात्मक अनुसंधान। क्वेश्चन देखो, यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है, व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में निम्न में से कौन सा जैविक कारक नहीं है? व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में जो जैविक कारक नहीं है वो कौन सा है? यहाँ पर आनुवांशिकता, जन्मजात स्वभाव, अभिभावक बालक संबंध या फिर शारीरिक स्वास्थ्य। तो व्यक्तिगत भिन्नता के बारे में आपको याद रखना है यहाँ पर, यानी व्यक्तिगत भिन्नता को निर्धारित करने में कौन सा जैविक कारक यहाँ पर नहीं है? तो अभिभावक बालक संबंध, ये आपका यहाँ पर अलग हो जाएगा। विकल्प सी आपका यहाँ पर सही होने वाला है साथियों। क्वेश्चन है, डाउन संलक्षण का कारण है। डाउन संलक्षण का कारण है त्रिगुणसूत्रता 20, त्रिगुणसूत्रता 21, XX Y गुणसूत्र, त्रिगुणसूत्रता 22। तो यहाँ पर डाउन संलक्षण का जो कारण है वो क्या है?
विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा साथियों? विकल्प बी सही होगा यहाँ पर, त्रिगुणसूत्रता 21। क्वेश्चन देखो यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है। विश्वसनीयता की अवधारणा से आशय हैं। विश्वसनीयता की अवधारणा से क्या आशय हैं? निर्देशों की वस्तुनिष्ठता, मापन का उद्देश्य, प्राप्तांकों की बारंबारता, गणना की समरूपता। तो विश्वसनीयता के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, इसकी अवधारणा से क्या आशय हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होने वाला है? विकल्प आपका सी सही होगा साथियों, प्राप्तांकों की बारंबारता। विश्वसनीयता की ये अवधारणा से आशय हैं। 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर? 14 नंबर का क्वेश्चन है। 14 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा प्रक्षेपीय परीक्षण का उदाहरण नहीं है? टीएटी, एससीटी, ड्रोएमेन, एमएमपीआई। तो प्रक्षेपीय परीक्षण का जो उदाहरण नहीं है वो क्या है यहाँ पर? इसका सही विकल्प आपका यहाँ पर डी सही होगा साथियों, एमएमपीआई। ये इनका यानी प्रक्षेपीय परीक्षण का ये उदाहरण नहीं है साथियों। और ये बाकी तीनों को तो आप याद रखेंगे यहाँ पर, टीएटी, एससीटी, ड्रोएमेन। बुद्धि से संबंधित क्वेश्चन है और इसके बारे में आपको क्या याद रखना है? बहुबुद्धि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, बहुबुद्धि सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, ये आपको यहाँ पर देखना है। बहुबुद्धि सिद्धांत किसका है? ये हार्वर्ड गार्डनर का है, जीन पियाजे का है, डेविड वेसलर का, या फिर एरिक्सन का है। तो बहुबुद्धि सिद्धांत के बारे में आप क्या याद रखेंगे साथियों? यह किसका सिद्धांत है? अरे विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? ये बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है ये किसने दिया था? हार्वर्ड गार्डनर का सिद्धांत है ये, हार्वर्ड गार्डनर का। और इन्होंने 1983 में, कब? 1983 में बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये आप याद रखेंगे। और इसके अनुसार बुद्धि के इन्होंने कितने प्रकार बताए? गार्डनर ने मूल रूप से बुद्धि के कितने प्रकार बताए? 7 प्रकार। कितने प्रकार? 7 प्रकार बताए हैं साथियों। लेकिन आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है, इन्होंने सन 1998 में 8वां प्रकार और सन 2000 में 9वां प्रकार भी जोड़ा। इस प्रकार वर्तमान समय में अगर बुद्धि के बारे में देखें तो साथियों 9 प्रकार आप यहाँ पर पढ़ते हैं। बुद्धि के 9 प्रकार किसके अनुसार? हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब यहाँ पर देखो साथियों 16 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन क्या कह रहा है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है? तेजी से सीखने वाले, धीमे सीखने वाले, प्रतिभाशाली बालक, रचनात्मकता से सीखने वाले। तो यहाँ पर आपका सही विकल्प होने वाला है साथियों, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार के बालकों के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? विकल्प बी सही होगा साथियों, धीमे सीखने वाले बालकों के लिए उपचारात्मक शिक्षण ये लागू होता है, प्रयुक्त होता है। 17 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की खेल कूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? शिक्षण की विधियों के सिद्धांत पर, वृद्धि और विकास के सिद्धांत, शिक्षण का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, या शारीरिक शिक्षा कार्यक्रम। तो शिक्षण की खेल कूद विधि ये किस सिद्धांत पर आधारित है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? तो विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, वृद्धि और विकास का सिद्धांत, विकल्प बी। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है? एनसीएफ 2005 की राष्ट्रीय स्टीयरिंग समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो स्टीयरिंग समिति के जो अध्यक्ष थे वो है, आप याद रखना यहाँ पर विकल्प सी, प्रो यशपाल। आरटीई अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है?
RTE अधिनियम 2009 किस आयु समूह के बालकों के लिए है? तो यहाँ पर विकल्प आपका क्या सही होने वाला है? विकल्प डी, 6 से 14 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? कौन सा दैहिक अभिप्रेरक नहीं है? उपलब्धि, भूख, प्यास, नींद। विकल्प यहाँ पर क्या सही होगा? विकल्प ए, उपलब्धि। क्वेश्चन है 21 नंबर का। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? NCF 2005 के अनुसार गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। विकल्प सी, बालक के चिंतन का गणितीकरण। गणित शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बालक के सिद्धांत का गणितीकरण। विकल्प सी। अगला क्वेश्चन देखो, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? सामाजिक सीखना, क्रिया प्रसूत अनुबंधन, शास्त्रीय अनुबंधन, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना अधिगम के किस सिद्धांत से संबंधित है? यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होगा? तो साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प होने वाला है बी, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। 23 नंबर का क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? जो नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। कौन सी प्रक्रिया बाल्यावस्था के दौरान सीखने से संबंधित नहीं है? पूर्व अनुभव, प्रतिबिंबन, कल्पना, तर्क। तो बाल्यावस्था के दौरान सीखने से जो संबंधित नहीं है वो क्या है? विकल्प ए सही होगा साथियों, विकल्प ए, पूर्व अनुभव। किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों का मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? व्यक्तित्व, बुद्धि, उपलब्धि, रचनात्मकता। तो किसी विशेष कार्यक्रम या प्रशिक्षण के प्रभावों को मापन करने के लिए किस प्रकार के परीक्षणों को परिकल्पित किया जाता है? विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पर आपका सही विकल्प है उपलब्धि, विकल्प सी। क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था में एक व्यक्ति व्यावसायिक समायोजन की समस्या का समाधान करता है? समायोजन की समस्या का समाधान करता है विकास की किस अवस्था में? तो आपका यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे विकल्प बी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, किशोरा अवस्था। क्वेश्चन क्या है, शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है? अध्यापन शैली पर, या विषय वस्तु पर, भाषा पर, या फिर सामाजिक आर्थिक स्तर पर? तो शिक्षण अधिगम का मनोवैज्ञानिक आधार ये किस पर निर्भर करता है? यहाँ आपको याद रखना है, मनोवैज्ञानिक आधार किस पर निर्भर करता है शिक्षण अधिगम का? तो विकल्प ए, अध्यापन शैली पर, विकल्प ए, अध्यापन शैली पर। ये आप यहाँ पर याद रखें। क्वेश्चन देखो, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार, RTE अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों के लिए विद्यार्थी अध्यापक अनुपात होना चाहिए। तो विद्यार्थी अध्यापक अनुपात क्या होना चाहिए RTE अधिनियम 2009 के अनुसार? तो यहाँ पर आपका सही विकल्प क्या होने वाला है? विकल्प डी सही होगा यहाँ पर, 30:1। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है? रचनात्मक मूल्यांकन का, मानदंड संदर्भित मूल्यांकन का, या फिर योगात्मक मूल्यांकन का, नैदानिक मूल्यांकन का उदाहरण है। मध्यावधि परीक्षा एक उदाहरण है, किसका उदाहरण है ये? तो विकल्प आपका यहाँ पर क्या सही होने वाला है? तो याद रखना यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है, अरे मध्यावधि परीक्षा ये किसका उदाहरण है? विकल्प सी, योगात्मक मूल्यांकन का उदाहरण है ये। 29 नंबर का क्वेश्चन देखो, कौन सा रोग वंशानुगत है? कौन सा रोग वंशानुगत है? ADHD, फिनाइल कीटोन्यूरिया,
पार्किंसंस, HIV एड्स। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या याद रखेंगे, अरे वंशानुगत जो रोग है वो कौन सा है, विकल्प बी। विकल्प बी में क्या है, फिनाइलकीटोनुरिया। ये आप यहाँ पर देखेंगे साथियों। और आज की सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है। बुद्धि का निष्पादन परीक्षण, भाटिया बैटरी, रोसा परीक्षण, WAIS, रेवन का SPM। तो दोस्तों यहाँ पर बुद्धि का निष्पादन परीक्षण है, यहाँ पर आपको बताना है। एक नाम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर विकल्प ए में, भाटिया बैटरी। तो साथियों ये थे मॉडल पेपर के क्वेश्चन। हमने 2021 का जो ये पेपर था साइकोलॉजी का लेवल 1 का, ये हमने यहाँ पर देखा है। और इसी प्रकार हम मॉडल पेपर लाते रहेंगे आपके लिए। सीरीज को देखते रहिएगा। और साथियों चैनल पर अगर पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ये सेशन अपने मित्रों तक भी शेयर कर दे ताकि अधिक से अधिक विद्यार्थी मित्र इस सीरीज का फ़ायदा उठा सके। ये हम मॉडल पेपर यहाँ पर देख रहे हैं, सभी मॉडल पेपर हम यहाँ पर लेकर आते रहेंगे आपके लिए। अब तक जितनी भी परीक्षाएं हुई है उन सब से संबंधित मॉडल पेपर वाले क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलेंगे अगली सीरीज में, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।